चलिए अब बात करते हैं राज तिलक की। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए आज मतदान है। इस चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग है। मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने मतदान को 1 घंटे बढ़ाने का फैसला किया है। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील है। ये सीटें खेरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाहा, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरोली, बड़ौत, बागपत और कैराना है। पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। पहले चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके आम लोगों से अपील की है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील की गई है और उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, देखिए मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में कई जगह से तस्वीरें भी सामने आई जहां पर हमने देखा कि मतदाता बहुत जल्दी उठे और साथ ही ठंड में भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो उनका उत्साह बताता है। जी हाँ आयुषी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे हालांकि थोड़ा सा कोहरा था, उस टाइम भीड़ कम थी, लेकिन अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ खासी भीड़ है। मैं उत्तरी विधानसभा के एक बूथ पर खड़ी हूँ जहाँ पर लोग लगातार मतदान के लिए आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या नवयुवक, हर कोई यहाँ पे मतदान के लिए पहुँच रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर बात की जाए इस बार के चुनाव की तो कई मुद्दे हैं जो चर्चाओं में रहे। बयानबाजी का दौर भी रहा, जहां पर चर्बी गर्मी की बात आई, तो वहीं और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आए। तो ऐसे में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए बेरोजगारी और जो व्यवसाय उनके ठप हो गए हैं, क्योंकि कोविड के कारण ही व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जिस जगह मैं खड़ी हूँ जो भी व्यापारी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे व्यापारियों का बोलबाला और उनका कहना है कि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे व्यापार में हमारा साथ है। देखिए ये भी बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यापारियों का भी यही कहना है, तो वहीं बेरोजगारों का भी यही कहना होगा कि जो उनको रोजगार देंगे उन्हीं के साथ वो जाएंगे। तो देखिए पहले चरण के चुनाव में वैसे कहा जा रहा है कि असल परीक्षा बीजेपी की यही मानी जा रही है, क्योंकि 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटों पर विजय हासिल की थी। तो क्या इस बार भी बीजेपी वो मुकाम हासिल कर पाएगी? ये कह सकते हैं, क्योंकि आगरा में भी 9 की 9 सीटें पिछली बार बीजेपी लेके गई थी, लेकिन इस बार 2 या 3 सीटें छोड़ के बाकी सीटों पे बीजेपी के लिए बहुत ही कड़ा मुकाबला है। क्योंकि लोग कहीं नाराज हैं, कहीं किसी के काम को लेके, या कहीं पुराने वादे जो पूरे नहीं हैं उनको लेके लोगों में जो नाराजगी है उसका असर बीजेपी की वोटिंग पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आगरा देखिए प्रीति शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में हम ये समझ सकते हैं कि कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी चरमराई। तो वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी क्षेत्र ही हुए। तो अब ऐसे में क्या लगता है कि कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पर? जी बिल्कुल, कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आगरा वो क्षेत्र रहा है जो चर्चाओं में रहा हर वक्त खबर में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल कांड भी ऐसा रहा जहाँ पर एक ही दिन में 28 लोगों की मौत हो गई। उसमें लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। प्रीति देखिए, शहरी क्षेत्रों पर कहा जाता है कि बीजेपी की पकड़ ज्यादा है, पर कोविड की वजह से शहरी क्षेत्रों पर ही ज्यादा असर पड़ा है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो बार बार दावे किए जाते रहे बीजेपी की तरफ से कि कोविड मैनेजमेंट बेस्ट किया, तो जनता उस पर क्या फैसला लेती है। बने रहिए हमारे साथ। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आप हमें बताइए कि जहां की सीट है फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रोज परीक्षा जो किताब है उसका पहला लगे हैं 11 जिलों में लगातार जिस तरीके से अगर सुबह 7 बजे से लोग अपने अपने घरों से निकलना शुरू है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बार जहन में क्या है, सरकार वो चाहती है बहुत है। मैं दूसरी बात में आपको बता दूं 58
चलिए सुमित, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी, एक बार फिर से प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, देखिए चुनाव में यूथ ऑफ वेस्ट यूपी में बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर मानी जा रही है, पर ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो सियासी समीकरण को और ज्यादा दिलचस्प बना सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आखिरी चरण में जो कहें, जो चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ देर पहले जब प्रियंका गांधी आगरा पहुंची तो खेरागढ़ सीट उन्होंने ये कहा जा रहा है कि इतनी मजबूत कर दी है कि वो कांग्रेस ले जाएगी। अब जहां जिस तरीके के जो इस तरीके के लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो चुनावी रण है वो कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। कुछ सीटें बसपा के लिए कही जा रही हैं कि यहाँ पे बसपा की सीट मजबूत है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है क्योंकि आगरा में जो सीटें हैं 9 की 9 पिछली बार भाजपा लेके गई थी, तो इस बार भी आगरा में भाजपा का बोलबाला रहने वाला है। बिल्कुल प्रीति, देखना यही होगा। हालांकि ये तो 10 मार्च को ही तय होगा कि किसका बोलबाला रहता है किसका नहीं, या फिर बीजेपी जो पिछली बार बढ़त हासिल की थी, बहुत ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बीजेपी ने बनाई थी, तो क्या इस बार भी उस टारगेट को पूरा कर पाती है या नहीं? अगर हम बात करें अभी की तस्वीरों की, तो किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? वोटर्स क्या वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं आगरा में? चलिए प्रीति, आपके पास मैं लौटूंगी। तो हम बात कर रहे थे सियासी समीकरण की। तो देखिए चुनाव में यूथ ऑफ वेस्ट यूपी में बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर होने के आसार है, पर सियासी जानकार ये भी बता रहे कि अन्य पार्टियां इस मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। अब इसी खबर पर हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए अन्य पार्टियां भी है, तो वहीं सीधी टक्कर सपा आरएलडी गठबंधन और बीजेपी में मानी जा रही है। तो वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो मुकाम बीजेपी ने हासिल किया था, क्या बीजेपी उस मुकाम को बरकरार रख पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये जो मुकाबला है ये उत्तर प्रदेश की सियासत के जो 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं उनका एक तरीके से पूरा रुख बता देगा। ये 58 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जो पूरा पश्चिमी इलाका है। ये मैं आपको बता दूं कि जो किसान आंदोलन जो था, तो सबसे ज्यादा जब उत्तर प्रदेश में इसकी आंच महसूस की गई थी वो यही पश्चिमी इलाका था। तो अब पश्चिमी इलाके में अब अगर ये आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद ने जो एक गठजोड़ किया है, उस गठजोड़ के एक परीक्षा है। इसके अलावा बीजेपी के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तहान है, और बीजेपी के लिए इसलिए इम्तहान है क्योंकि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इस इलाके से 58 में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी कड़ी है, क्योंकि बीजेपी के लिए खुद उनकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, तमाम दूसरे मुद्दे हैं, और खास तौर से जो किसान आंदोलन की नाराजगी रही है उसका कितना असर हुआ, ये पहले शुरुआती 2 चरण तय करेंगे। उसमें से पहला चरण सर्वाधिक जो जिसका इम्पैक्ट रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो वाली सीटें हैं। तो ऐसे में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर कैसे मतदाता क्या तय करेंगे, उन मतदाताओं का रुख ही तय करेगा कि ये जो गठजोड़ हुआ है समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का, यानी अखिलेश और जयंत चौधरी का, ये कितना सफल है और कितना जनता इससे इत्तेफाक रखती है, या फिर जनता फिर से बीजेपी पर ही भरोसा जताती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बीएसपी भी चुनावी मैदान में और कई सीटों पर वो भी मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर बात की जाए तो एक 2 ध्रुवी एक मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक तरफ सपा आरएलडी गठजोड़ है तो दूसरी तरफ बीजेपी मौजूद है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और देखिए अगर यूपी चुनाव के रण की बात आती है तो नेताओं के बयानों की बात भी आती है, क्योंकि कई ऐसे बयान नेताओं की ओर से दिए गए जिससे जरिए मुद्दों से भटका जा सके। पर वहीं ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो दंगा, पलायन, उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, गुंडई को प्रमुखता से उठाया है। हालांकि एसपी आरएलडी गठबंधन के नेताओं ने विकास, रोजगार, भाईचारा और किसान के मुद्दों को उठाया है। तो क्या लगता है कि इन मुद्दों पर जनता वोट करेगी आज? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जो 2013 के चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पूरी तस्वीर बदल गई थी। तो यहाँ पर जो कैराना का है, चाहे पलायन का मुद्दा हो या फिर धार्मिक तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों की असर यहाँ पर जोर दिखाई देता है। लेकिन अब वो असर किस तरीके से दिखेगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से कर्नाटक में विवाद हिजाब को लेकर गहराया है, वो भी उसका भी जिक्र उस चुनाव में हो गया, और आतिशी बयान जैसा आपने कहा भी है, उस तरीके से तमाम तेजाबी बयान भी खूब जारी हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अब जनता क्या तय करती है, वो विकास के मुद्दों को ध्यान देती है या फिर ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, जाति मुद्दे हैं,
पर वो चलिए आगे ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।